दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब स्वस्थ, हंसी खुशी में और मज़े में होंगे। आज चैप्टर 3 मानव विकास जियोग्राफी एनसीईआरटी का करेंगे क्लास 12th में। हम इस बुक यानी भारत भूगोल और अर्थव्यवस्था के 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और तीसरे चैप्टर की एक वीडियो में एक पार्ट कर चुके हैं, ठीक है। और अब हम इस तीसरे चैप्टर की रीति को आगे बढ़ाते हुए इसे आगे करेंगे, ठीक है। तो बिना किसी देरी के शुरू किया जाए चैप्टर मानव विकास ह्यूमन डेवलपमेंट। तो चलो शुरू करें। देखो, हमने यहाँ तक कर लिया था, हमें आज भारत में मानव विकास से करना है, ठीक है। इस चैप्टर का ब्रीफली अध्ययन करेंगे, बिल्कुल ऑपरेशन कर देंगे इस चैप्टर का। इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको मज़ा आएगा, ठीक है। तो चलो शुरू करें। भारत में मानव विकास, ठीक है। देखो, 120 करोड़ से अधिक जनसंख्या के साथ भारत मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में विश्व के 189 देशों में 130 के कोटिक्रम पर है। कोटिक्रम यानी रैंक, हिंदी में थोड़े जटिल वर्ड हैं, इससे आप कोऑपरेट कीजिएगा। यानी रैंक की बात कर रहा है, ठीक है। यानी विश्व के 189 देशों में 130वें स्थान पे है, ठीक है, भारत मानव विकास सूचकांक में से। मानव विकास सूचकांक कौन प्रकाशित करता है? यूएनडीपी, ठीक है। एचडीआई यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के संयुक्त मूल्य 0.640 के साथ भारत जो है वो मध्यम मानव विकास दर्शाने वाला देशों में से एक है, ठीक है। जो ये भारत का जो इसमें अंक प्राप्त हुआ है ना, इसको 0.640 अंक प्राप्त हुए हैं और ये जो है ना मध्यम मानव विकास वाले देशों की सूची में शामिल किया जाता है, ठीक है, श्रेणी में आता है। अब देखो, ये कुछ आगे लिस्ट दे रखी है, भारत और कुछ अन्य देशों के मानव विकास सूचकांक मूल्य, ठीक है। अब देखो, इसमें पहले नंबर पे नॉर्वे है, इसको कितने अंक प्राप्त हुए हैं? 0.953, ठीक है, ये 1 नंबर पे। फिर 5th नंबर के रैंक पे जर्मनी आता है 0.936। जो इंडिया का स्थान है ना, वो देखो यहाँ पे आ रहा है, भारत का स्थान है 0.640 के साथ 130वें नंबर पे है, ठीक है, 189 कंट्रीज़ में से, ठीक है। ये याद कर लीजिएगा, फैक्ट हैं, कहीं ना कहीं तो काम आएंगे। अगर यूपीएससी का आप क्वेश्चन लिखोगे ना, क्वेश्चन आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करोगे, तो उसमें ऐसे ऐसे आंकड़े डालने से नंबर ज़्यादा मिलते हैं, तो वहाँ पर बहुत काम आएंगे, ठीक है। अब देखो, आगे करते हैं। मानव विकास सूचकांक में निम्न स्कोर का होना एक गंभीर चिंता का विषय है, किंतु उपागम और राज्य या देशों के सूचकांक मूल्यों के परिकलन के लिए चुने गए सूचकों और उनके कोटिक्रम निर्धारण पर कुछ आपत्तियां भी उठाई गई हैं। देखो, मानव विकास सूचकांक जो है ना, वो यूएनडीपी प्रकाशित करती है। अब देखो, ये दुनिया है विविधता से भरी, इस दुनिया में लाखों विविधताएँ हैं, बहुत विविधताएँ हैं, अंत ही नहीं, इतनी विविधताएँ हैं। अब देखो, यूएनडीपी एक संस्था है, ये कुछ लोगों से बनी है, कुछ गिने चुने देशों से लोग आते हैं और एक सूचकांक को निर्मित करते हैं। अब देखो, हम जो यहाँ पर सूचक लेते हैं ना, सूचक यानी कुछ ऐसे क्राइटेरिया हो जाएंगे जिसके आधार पर हम ये डिसाइड करते हैं कि फलानी कंट्री में मानव विकास कितना है, हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन हमें कहीं ना कहीं ये ध्यान रखना होगा कि वो सूचक जो हैं वो ओनली वो सूचक ही डिसाइडिंग फैक्टर्स नहीं हो सकते कि इस देश में मानव विकास उच्च है या कम है। देखो, हर एक देश की अपनी परिस्थितियाँ होती हैं, कोई देश किस कंडीशन में है ये कुछ सूचक डिसाइड नहीं कर सकते, है ना। अब भारत का अपना इतिहास रहा है, भारत का अपना समाज है, भारत की अपनी संस्कृतियां हैं, तो कुछ ऐसे सूचक जो पश्चिमी देशों पे लागू होते हैं, क्या वो भारत पे लागू होंगे? क्या नहीं होंगे ना। तो यही इसमें बात की गई है, ठीक है। कुछ गिने चुने सूचक सभी देशों पे अप्लाई नहीं हो सकते, ओके। देखो, उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और नव साम्राज्यवाद जैसे ऐतिहासिक कारकों, मानवाधिकार उल्लंघन, प्रजाति, धर्म, लिंग और जाति के आधार पर सामाजिक भेदभाव जैसे सामाजिक सांस्कृतिक कारक, अपराध, आतंकवाद और युद्ध जैसी सामाजिक समस्याएं और राज्य की प्रकृति, राज्य का स्वरूप, वो लोकतांत्रिक है या तानाशाही,
सशक्तिकरण का स्तर, जैसे कि राजनीतिक कारकों के प्रति संवेदनशीलता का अभाव जैसे कुछ कारक हैं जो मानव विकास की प्रकृति में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ये गाड़ी की आवाज़ आ रही है, इसे माफ़ कीजिएगा, पर मैं क्या करूँ, अब कुछ कर नहीं सकता ना, तो ठीक है, वापस पढ़ देता हूँ ये लाइन। ये ऐसे कुछ सूचक है जो मानव विकास के निर्धारण में विशेष भूमिका निभाते हैं। देखो, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिसाइड कर लिए जाते हैं उस देश में। ये फैक्टर्स जो है ना देखे जाते हैं कि इनके आधार पर कोई भेदभाव हो रहा है या ये फैक्टर्स अच्छे तरह से लागू हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो इस आधार पर क्या है, मानव विकास का सूचकांक जो है ना उसके नियम बनाए जाते हैं, उस आधार पर रैंक निर्धारण होता है देशों का, और रैंक दिया जाता है और कोटिक्रम निर्धारित किया जाता है कि ये देश कहाँ स्टैंड करता है। ठीक है, भारत तथा अन्य विकासशील देशों के संबंध में इन पक्षों का विशेष महत्व है। विशेष महत्व कैसे है वो हम आगे देखते हैं। ठीक है, देखो, यूएनडीपी द्वारा चुने गए सूचकों का प्रयोग करते हुए भारत के योजना आयोग ने भी भारत के लिए मानव विकास रिपोर्ट तैयार किया है। देखो, यूएनडीपी एसडीए यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देता है। जो मानव विकास रिपोर्ट होती है ना यूएनडीपी की, उसमें ये मानव विकास सूचकांक आता है। ठीक है, इसी को ध्यान में रखते हुए भारत में योजना आयोग था ना, अब तो नीति आयोग है, लेकिन नीति आयोग से पहले योजना आयोग चलता था। तो योजना आयोग ने भी मानव विकास रिपोर्ट वो प्रकाशित करता था, और यूएनडीपी देशों के लिए मानव विकास रिपोर्ट देता है। तो भारत का जो योजना आयोग है वो भारत के राज्यों के लिए मानव विकास रिपोर्ट देता था। ठीक है, अब देखो, इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विश्लेषण की इकाई के रूप में प्रयोग किया गया है। तदंतर जिलों को विश्लेषण की इकाई मानते हुए प्रत्येक राज्य सरकार ने भी मानव विकास रिपोर्ट तैयार करना आरंभ किया गया। अब देखो, योजना आयोग ने देश के लिए मानव विकास रिपोर्ट जारी की, तो उसको देखते हुए कुछ राज्यों ने भी मानव विकास रिपोर्ट जारी की और इकाई इस पर जिलों को माना गया। ठीक है, यद्यपि भारत के योजना आयोग ने अंतिम मानव विकास सूचकांक का परिकलन, जिसके बारे में आप पहले ही अपनी पुस्तक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत में पढ़ चुके हैं, उन 3 सूचकों के आधार पर किया है। तथापि इस रिपोर्ट में आर्थिक उपलब्धि, सामाजिक सशक्तिकरण, सामाजिक वितरण, न्याय, अभिगम्यता, स्वास्थ्य और राज्य द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कल्याणकारी उपायों जैसे सूचकों की चर्चा की गई है। अब देखो, यूएनडीपी ने अपने अलग अलग सूचक निर्धारित किए थे, जिसके आधार पर वो देशों को कोटिक्रम निर्धारित करता था। इसी प्रकार योजना आयोग ने अपने अलग सूचक निर्धारित किए हैं, जिसके आधार पर वो राज्यों का कोटिक्रम निर्धारित करता है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण सूचकों की निम्नलिखित पृष्ठ में विवेचना की जाएगी। अब जो योजना आयोग ने जो सूचक निर्धारित किए थे ना, जिस आधार पे वो राज्यों का कोटिक्रम निर्धारित करेगा, तो ऐसे कुछ सूचक हैं, उसके आगे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखो, पहला सूचक हम देखते हैं आर्थिक उपलब्धियों के सूचक। ठीक है, तो आर्थिक उपलब्धियों के सूचक देखते हैं अपने। देखो, इसमें क्या कहता है कि समृद्ध संसाधन आधार और इन संसाधनों तक सभी यानी कौन, विशेष रूप से निर्धन, पद दलित और हाशिए पर छोड़ दिए गए लोगों की पहुंच, उत्पादकता, कल्याण और मानव विकास की कुंजी है। देखो, एक तो समृद्ध संसाधन आधार हो, ठीक है, और समृद्ध संसाधन आधार होना ही काफ़ी नहीं है, इन संसाधनों तक सभी की पहुंच भी हो। सभी की पहुंच से मतलब है जो निर्धन है वो भी पहुंचे, जो दलित हैं वो भी पहुंचे, जो समाज में हाशिए पर लोग छोड़ दिए गए वहीं वो भी पहुंचे। ठीक है, ये सब पहुंचे, और अगर इन सब की पहुंच होगी उन संसाधनों तक, तो जो राज्य है या जो भी इकाई है ना, जिला है, राज्य है, देश है, उसकी जो है ना उत्पादकता बढ़ेगी, कल्याण, मानव कल्याण बनेगा, मानव विकास बढ़ेगा। ठीक है, तो यही मानव विकास की जो है कुंजी कहलाएगा। ठीक है, देखो, सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी, सकल घरेलू उत्पादन और इसकी प्रति व्यक्ति उपलब्धता को किसी देश के संसाधन आधार को हम अक्षय निधि भी बोलते हैं। ठीक है, किसी देश के संसाधन आधार या फिर अक्षय निधि का माप माना जाता है। देखो क्या कह रहे हैं कि सकल घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति उपलब्धता। देखो, सकल घरेलू उत्पाद होना ही काफ़ी नहीं है, जीडीपी उच्च होना ही काफ़ी नहीं है, भी प्रति व्यक्ति संसाधनों की उपलब्धता कितनी है ये भी डिसाइडिंग फैक्टर होता है। ठीक है, और ये किसी देश में अच्छा है या किसी भी इकाई, जिला, राज्य या देश में अच्छा है, तो जो संसाधन आधार की है ना, इसको माप माना जाता है, अक्षय निधि की माप माना जाता है। ठीक है, और ये एक मानव विकास का सूचक होता है। ठीक है, आर्थिक उपलब्धि और लोगों की भलाई आर्थिक विकास, रोजगार के अवसर तथा परिसंपत्तियों की पहुंच पर निर्भर करती है। विगत वर्षों में भारत में प्रति व्यक्ति आय
और उपभोग के व्यय में वृद्धि हुई है। ठीक है, ये आंकड़े हैं, कुछ आगे भी कुछ आंकड़े आएंगे, ये आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखो जिसके कारण गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या के अनुपात में लगातार गिरावट आई है। अब देखो ये मैं लाइन वापस पढ़ता हूँ, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, देखो विगत वर्षों में भारत में प्रति व्यक्ति आय का मतलब क्या हुआ? देखो प्रति व्यक्ति आय, मान लो किसी देश की आय, अगर उस देश की आय को हम देश की जनसंख्या से भाग दे देंगे ना, तो पर कैपिटा इनकम यानी पीसीआई आ जाती है। यानी एक जना कितना कमाता है वो उसकी प्रति व्यक्ति आय होती है। जो भारत है ना, भारत में प्रति व्यक्ति आय या प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय में ना वृद्धि हुई है पिछले कुछ दशकों में। ठीक है, जिसके कारण जो है ना गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या के अनुपात में लगातार गिरावट आई है। यानी गरीबी रेखा देखो क्या होती है, गरीबी रेखा ना कोई देश होता है ना वो डिसाइड करता है। यानी ये एक मतलब ऐसी रेखा होती है जिस रेखा से नीचे जो भी कमाता है ना वो गरीब कंसीडर किया जाता है, और उस रेखा से जो ऊपर कमाता है वो गरीब नहीं कंसीडर किया जाता। ठीक है, और ये पैसों के आधार पर निर्धारित की जाती है। इतना कमाएगा तो वो गरीबी रेखा से नीचे है, गरीबी रेखा से ऊपर है। ठीक है, इसका हम आगे इस बुक में सब कुछ दिया हुआ है, इसका हम आगे बहुत ही गहराई से विश्लेषण करेंगे, लेकिन एक बार आप इतना देखो गरीबी रेखा होती क्या है। ठीक है, अब देखो प्रति व्यक्ति उपभोग में कुछ टाइम से वृद्धि हुई है, कुछ दशकों से वृद्धि हुई है, जिसके कारण गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जनसंख्या के अनुपात में लगातार गिरावट आई है। ठीक है, ये फैक्ट्स हैं, ये याद कर लेना। अब लगातार कह रहा है तो जब जैसे PYQs बनते हैं ना, या फिर ऑप्शन टाइप वाले क्वेश्चन बनते हैं, तो इसमें क्या है कि ये लगातार जैसे वर्ड है ना, यहाँ पर ये खेलता है UPSC। ठीक है, तो इसको ही अपने को पकड़ना होता है। ठीक है, देखो वर्ष 2011-12 में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में जो था ना वो 25.7% था, और शहरी क्षेत्रों में 13.7% था, और पूरे देश में जो था ना वो 21.9% के रूप में अनुमानित किया गया था। देखो 2011-12 की जनसंख्या की बात कर रहे हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे लोग रहते थे ग्रामीण क्षेत्रों में 25.7%, शहरी क्षेत्रों में 13.7%, और पूरे देश की अगर बात करें तो 21.9% था 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार। ये फैक्ट्स हैं, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखो ये आगे क्या कहते हैं, आगे देखो ये देखो गरीबी के आंकड़े दर्शाते हैं कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मणिपुर, ओडिशा तथा दादर एवं नागर हवेली में उनकी 30% से अधिक जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जा रही है। ये आंकड़े ही हैं, लगातार आंकड़े आ रहे हैं, इसको आप याद करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मणिपुर, ओडिशा तथा दादर नगर हवेली में 30% से अधिक जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जा रही है, जबकि गुजरात, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, कभी कभी उल्टा सीधा बोल जाता हूँ, माइंड मत करिएगा, नागालैंड, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल में उनकी जो जनसंख्या है ना वो 10 से 20% गरीबी रेखा से नीचे है। अब अलग राज्य, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गोवा, हिमाचल प्रदेश, केरल, पंजाब, सिक्किम, पुद्दुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दमन दीव तथा लक्षद्वीप की 10% से 10% जनसंख्या जो है वो गरीबी रेखा से नीचे। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, ये आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसमें समझाने वाला तो कुछ है नहीं, समझाने वाला होता तो हम समझा देते, वैसे हम माहिर तो हैं ही। तो चलो आगे करते हैं। गरीबी वंचित रहने की, देखो अब ये गरीबी की डेफिनेशन देगा, कितनी इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, देखो गरीबी जो है ना वो वंचित रहने की अवस्था है। गरीबी होती क्या है भैया? गरीब वो लोग हैं, मान लो वो किसी चीज़ को ख़रीदना चाहते हैं लेकिन ख़रीद नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो कैपेबल नहीं है, उनके पास इतना पैसा नहीं है। तो गरीब की डेफिनेशन ये देते हैं। ठीक है, मान लो किसी के पेट में भूख है लेकिन वो खाना अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इसका मतलब क्या है? वो गरीब है, कहीं ना कहीं उसको कमाने की ज़रूरत है। ठीक है, उसके पास पैसा नहीं, तो वही है। देखो गरीब वंचित रहने की अवस्था है। निरपेक्ष रूप से वह व्यक्ति सतत स्वस्थ और यथोचित उत्पादक जीवन जीने के लिए आवश्यक ज़रूरतों को संतुष्ट न कर पाने की असमर्थता को प्रतिबिंबित करती है। देखो गरीबी वंचित रहने की अवस्था है। निरपेक्ष रूप से ये व्यक्ति की सतत यानी लगातार स्वस्थ
और यथोचित उत्पादक जीवन, यानी जो जीवन उत्पादकता लाता हो, जो इम्पोर्टेंट जीवन हो, वो जीने के लिए जो ज़रूरतें होती है ना, उसको संतुष्ट ना कर पाता हो व्यक्ति, और इसी स्थिति को जो प्रतिबिंबित करती है वो गरीबी कहलाती है। ठीक है, ये इसकी अच्छी डेफिनेशन है, आप याद करिएगा। किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद उस देश के जीवन की गुणवत्ता को पूरी तरह से प्रतिबिंबित नहीं करता। देखो ये लाइन तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखो किस देश का जीडीपी हम कैसे निकालते हैं, उसके अंतिम वस्तुओं का वैल्यू एडिशन करके हम उस देश का जीडीपी निकालते हैं। लेकिन जो जीडीपी किसी देश का होता है ना, वो इतनी अच्छी माप नहीं है। वो मतलब देखो ये ना जीडीपी जो होता है ना, वो एक ऊपर से कैलकुलेशन कर देता है, लेकिन चीज़ों की गुणवत्ता नहीं बता पाता, वो अच्छी तरीके से प्रतिबिंबित नहीं कर पाता। जैसे कुछ अन्य कारक हैं, जैसे आवास, सार्वजनिक परिवहन, हवा की गुणवत्ता, पीने के पानी की पहुंच भी जीवन स्तर के मानक निर्धारण करते हैं। देखो लोगों के पास रहने लायक आवास है कि नहीं, सार्वजनिक परिवहन की सुविधा है कि नहीं, हवा की गुणवत्ता, कैसी गुणवत्ता वाली हवा में जी रहे हैं। अब देखो किसी देश का जीडीपी बहुत हाई है, वो एक अर्बन कंट्री है, लेकिन वहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, तो काहे का जीडीपी बड़ा होना, किस काम का है वो जीडीपी, किसी काम का नहीं है। पीने के पानी तक किसी की पहुँच ही नहीं है, तो किस काम का वो जीडीपी, किसी काम का नहीं है। तो जीडीपी इतनी उत्तम माप नहीं है जितनी हम आजकल कंसिडर करते हैं। ठीक है, देखो बिना रोजगार की आर्थिक वृद्धि और अनियंत्रित बेरोजगार भारत में गरीबी के अधिक होने के महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। देखो बिना रोजगार की आर्थिक वृद्धि, अब देखो भारत का जीडीपी तो देखो कितना बड़ा है। आज तो हम इंग्लैंड को भी पीछे छोड़ दिया, हम कौन से 5वें नंबर पे हैं विश्व में सबसे ज़्यादा जीडीपी रखने वाले। और अगर नॉमिनल टर्म्स में देखा जाए तो हम अमेरिका चाइना के बाद तीसरे नंबर पे आते हैं। तो हमारा जीडीपी तो बहुत बड़ा है, लेकिन अभी भी हमारे देश में रोज़गार के अवसर नहीं है, लोग नौकरियों के पीछे भाग रहे हैं। जो माइंड सेट है वो थोड़ा उस लाइन में चलो अपने नहीं जाते, नहीं तो टॉपिक से भटक जाएंगे। तो रोज़गार में उतनी वृद्धि नहीं हो रही जिस हिसाब से हमारा जीडीपी है। ठीक है, और जो ये रोज़गार है ना, लोग बेरोज़गार हैं, और बेरोज़गार होते हुए भी ये अनौपचारिक क्षेत्रों में ज़्यादा रोज़गार है और औपचारिक क्षेत्रों में कम है। तो ये जो 2 पॉइंट है ना, एक तो रोज़गार तो बढ़ नहीं रहे, लेकिन आर्थिक वृद्धि हमारी अच्छी हो रही है, और एक है अनियंत्रित बेरोज़गार। ये दोनों कारण जो है ना भारत में जो है ना गरीबी अधिक होने की महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब आगे करते हैं। अब देखो ये एक सारणी दे रखी है, भारत में गरीबी 1999 2000, ये कुछ आंकड़े हैं। देखो राज्यवार गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या का प्रतिशत। ठीक है, अब देखो ये अलग अलग प्रतिशत दे रखे हैं कि हर एक देश की गरीबी रेखा होती है। भारत में हर एक राज्य की भी गरीबी रेखा है। तो उस गरीबी रेखा के नीचे उस राज्य की जनसंख्या के जितने प्रतिशत लोग रहते हैं ना, उस हिसाब से आंकड़े दे रखे हैं और ये सारणी बनाई गई है। इसको आप थोड़ा देख लीजिएगा, अपने अपने राज्यों को गौर से देखिएगा, सबसे कम सबसे ज़्यादा को आप गौर से देखिएगा। तो ये कुछ आंकड़े हैं, ये आप अपनी तरफ से पढ़िएगा। ठीक है, अब हर एक चीज़ तो पढ़ाई जा नहीं सकती है। ठीक है, अभी हमने आर्थिक जीवन के सूचक देखे थे, अब हम देखेंगे स्वस्थ जीवन के सूचक। ठीक है, अब देखो इसमें ये क्या कहते हैं कि रोग और पीड़ा से मुक्त जीवन और यथोचित दीर्घायु एवं स्वस्थ जीवन के सूचक हैं। एक स्वस्थ जीवन के सूचक है। रोग और पीड़ा से मुक्ति सबको चाहिए होती है, दीर्घायु सबको चाहिए होती है, कुछ कुछ को नहीं चाहिए होती, लेकिन दीर्घायु अमूमन सबको चाहिए होती है। ये जो है ना स्वस्थ जीवन के सूचक है। दीर्घायु से यहाँ पर पता है, यहाँ पर जीवन प्रत्याशा रेट लिया गया। जीवन प्रत्याशा यानी वहाँ के लोग कितना लंबा जीवन जीते हैं, ये कुछ होता है, ये आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आगे कहता है कि शिशु मृत्यता, यानी शिशु मृत्यु दर की बात कर रही है, बड़े हार्ड वर्ड है। शिशु मृत्यता और माताओं में प्रजननोत्तर मृत्यु दर, यानी प्रजनन के बाद जो माता में मृत्यु दर होती है को घटाने के उद्देश्य से पूर्व और प्रसवोत्तर
स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता, वृद्धों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं, पर्याप्त पोषण और व्यक्तियों की सुरक्षा या स्वस्थ और लंबे जीवन के कुछ महत्वपूर्ण माप हैं। यानी ये कुछ माप्स दे रखे हैं। माप्स देखो, हिंदी के वर्ड को इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया, नहीं करना चाहिए, माफ़ कीजिएगा। ये कुछ जो है ना माप दे रखे हैं जिससे हम स्वस्थ जीवन के सूचक का आकलन करते हैं, जो हमारे मानव विकास सूचकांक के आकलन में काम आता है। ठीक है, तो ये अब देख लीजिएगा। ठीक है, तो बट ये हम डब्बा सा बाद में करेंगे, पहले हम ये पैराग्राफ पूरा करें। देखो, कुछ स्वास्थ्य सूचकों के क्षेत्र में भारत ने सराहनीय कार्य किए हैं। देखो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो मानना पड़ेगा भारत ठीक अच्छा कार्य कर रहा है। अभी जो कोरोना महामारी आई थी वहाँ पर भी देखो हमने वैक्सीन कितने बड़े स्केल पे प्रोड्यूस की और विदेशों में भी भेजा। तो यहाँ पर तो कुछ हमारे देश की पॉजिटिव बातें आएंगी तो मज़ा आएगा। तो चलो आगे करते हैं। जैसे कि मृत्यु दर 1951 में जो थी ना वो 25.1% थी। ठीक है, और 2015 में घटकर 6.5% रह गई। ठीक है, तो देखो ये कितनी कम हुई, 25.1% से 6.5%। और इसी अवधि में जो शिशु मृत्यु दर थी वो 148 थी प्रति हज़ार, यानी प्रति 1000 बच्चों में से 148 बच्चे भगवान को प्यारे हो जाते थे। ठीक है, और आज ये जो रेट है ना ये 37 है, तो 148 से 37 में आ गए। बढ़िया काम किया। इसी प्रकार 1951 से 2015 की अवधि में जन्म के समय जो जीवन प्रत्याशा थी ना वो पुरुषों में 37.1% थी। 1951 की बात कर रहे हैं, पुरुषों में 1951 में जन्म के समय जो जीवन प्रत्याशा थी वो 37.1% थी। ठीक है, और आज ये जो है ना ये 66.9% है, तो काफ़ी लगभग डबल कर दी है हमने। स्त्रियों में ये पहले 36.2% से थी और आज ये जो है ना 70% है। ठीक है, तो इसमें देखो लगभग डबल हो गई है ना, तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा काम किया गया। यद्यपि ये महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हैं फिर भी अभी बहुत कुछ करना बाकी है। देखो, अचीवमेंट तो हमने बहुत किए लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। क्या करना बाकी है वो हमें आगे पता लगेगा। ठीक है, देखो इसी प्रकार इसी अवधि के दौरान भारत में जन्म दर को 40.8% से 20.8% तक नीचे लाकर अच्छा कार्य किया गया है। जो जन्म दर थी ना, पहले जन्म दर थी यानी 40.8%, अब कम हुई है, अच्छा काम किया है। किंतु यह जन्म दर अभी भी अनेक विकसित देशों की तुलना में काफ़ी ऊंची है। देखो कम तो किया है लेकिन विकसित देशों की तुलना में अभी हम पीछे हैं काफ़ी। हाँ, हमने अच्छा प्रयास किया लेकिन अभी और भी हमें करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब देखो ये कहता है कि लिंग विशिष्ट और ग्रामीण व नगरीय स्वास्थ्य सूचकों के संदर्भ में देखने पर स्थिति कुछ चिंताजनक प्रतीत होती है। यानी देखो लिंग भेद तो चिंता का विषय है। कैसे है ये इस पैराग्राफ में और आगे हम क्लियर तरीके से देखेंगे। ठीक है, देखो लिंग विशिष्ट और ग्रामीण व नगरीय स्वास्थ्य सूचकों के संदर्भ में जो स्थिति है वो थोड़ी चिंताजनक है। देखो भारत में जो स्त्री लिंगानुपात है ना वो घट रहा है। भारत का जनगणना 2011 के निष्कर्ष यानी 2011 के भारत की जनगणना के अनुसार विशेष रूप से जो 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों में जो लिंगानुपात है ना के संबंध में बहुत कुछ अवांछनीय है। रिपोर्ट के अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्य ये हैं कि यदि केरल को अपवाद मान लिया जाए तो राज्यों में बच्चों का लिंग अनुपात है वो घट रहा है, और पंजाब और हरियाणा जैसे विकसित राज्यों में ये सबसे अधिक चिंता का विषय है, जहां लिंगानुपात प्रति 1000 बालकों की तुलना में 850 बालिकाओं से भी नीचे है। देखो लिंगानुपात होता क्या है? लिंगानुपात के सबसे पहले हमने को डेफिनेशन पता होनी चाहिए। यानी प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या ही लिंग अनुपात कहलाती है। यानी दो लिंगों का अनुपात होता है।
इसको हम बेस जो है ना ये पुरुषों को या फिर लड़कों को मान लिया जाता है प्रति हज़ार पर लड़कियों की संख्या। देखो विदेशों में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, उल्टा होता है, प्रति हज़ार लड़कियों पर लड़कों को गिना जाता है, लेकिन हमारे भारत में थोड़ा उल्टा कल्चर है। तो भारत में प्रति हज़ार लड़कों पर लड़कियों को देखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर हमारे देश में ना चिंता का विषय है कि लिंग अनुपात हमारे देश में घट रहा है। हाँ, केरल अपवाद हम छोड़ सकते हैं। केरल अपवाद क्यों छोड़ सकते हैं, इसके भी कुछ कारण हैं। अब इसके क्या कारण है, देखो केरल में जो है ना वो लिटरेसी रेट बहुत ऊँचा है, लोग पढ़े लिखे हैं, तो बच्चे दो ही अच्छे को समझते हैं। अब यहाँ तो हम उत्तरी राज्यों में तो 12-12 करके बैठ जाते हैं, फिर बताते हैं, तो ऐसा नहीं चलता ना। तो देखो यही कारण है कि जो पंजाब और हरियाणा है ना, यहाँ पर जो है ना लिटरेसी रेट तो कम है और शासन में लिंग अनुपात भी जो है ना वो भी चिंता का विषय है, क्योंकि वो घट रहा है। अभी पंजाब हरियाणा में तो फैक्ट देखो, प्रति हज़ार बालकों पर बालिकाएँ कितनी है, 850, यानी 150 कम है। ठीक है, और अभी भी हम कहते हैं कि बच्चा होना चाहिए, बच्ची नहीं, तो ये गलत विचार होते हैं। इसके लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं, हम उत्तरदायी हैं और कौन उत्तरदायी है, बाकी आप लिखिएगा इस बारे में। क्या ये सामाजिक दृष्टिकोण है अथवा लिंग निर्धारण की वैज्ञानिक विधियाँ, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो जो डब्बा छोड़ के आए थे हम डब्बा करें। अब स्वच्छ भारत मिशन, देखो यहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन है, इसके बारे में थोड़ा ज्ञान अर्जित कर लेते हैं। वैसे भी ज्ञान लेने ही आए हैं, थोड़ा सा अर्जित कर लिया जाए। देखो, कारखाने से निकलने वाले विषैले और जैविक क्रियाओं से नष्ट न हो पाने वाले कचरे, शहरों के सीवर तथा खुले में शौच आदि के कारण स्वास्थ्य संबंधी बहुत खतरे पैदा हुए हैं। भारत सरकार ने इन समस्याओं का समाधान करने के लिए बहुत से कदम उठाए हैं और इनमें से एक है स्वस्थ भारत मिशन। ठीक है, देखो स्वस्थ मस्तिष्क एवं स्वस्थ शरीर जरूरी है। स्वस्थ मस्तिष्क जो है ना वो स्वस्थ शरीर में निवास करता है। ठीक है, और एक स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ वातावरण, विशेष रूप से स्वच्छ हवा, पानी, शोर मुक्ति माहौल और स्वच्छ परिवेश प्राथमिक आवश्यकताएं होती हैं। देखो अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो हमारा दिमाग भी तेज चलेगा। और शरीर स्वस्थ कब होगा, जब पर्यावरण अच्छा होगा। पर्यावरण अच्छा कब होगा, जब पर्यावरण प्रदूषण कम होगा। तो पर्यावरण प्रदूषण कम कब होगा, जब हम सुधरेंगे। हम सुधरते नहीं है तो गवर्नमेंट स्वच्छ भारत मिशन ले आई, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखो नगर निगम के कचरे, उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषित जल, परिवहन से निकलने वाले धुएं आदि शहरों में जो है ना प्रदूषण के मुख्य स्रोत हैं। ग्रामीण इलाकों और शहरों में झुग्गी झोपड़ियों में खुले में शौच प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। ठीक है, अब देखो शहरों में मुख्य स्रोतों की बात करता है, परिवहन हो गया, फैक्ट्रियों से निकलने वाला जल हो गया, गंदा जल हो गया, ये हो गया। और ग्रामीण इलाकों में देखो खुले में शौच, ये कुछ बात करता है। ठीक है, इसको आप देखिएगा। भारत सरकार ने देश को प्रदूषित रहित बनाने के लिए विचार से स्वच्छ भारत मिशन लाया है और इसके उद्देश्य देखो निम्न है। इसके उद्देश्य थोड़ा याद कर लीजिएगा, कई बार लिखने में काम आ जाते हैं। ठीक है, देखो स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य जो है ना वो देश को खुले में शौच से मुक्ति और नगर निगम के 100% ठोस कचरे का वैज्ञानिक तरीके से उचित प्रबंधन, घरों में शौचालय, सामुदायिक शौचालय, सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कराना। ठीक है, ग्रामीण भारत में घरों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए साफ ईंधन के तौर पर एलपीजी को सुलभ करवाना, जल से होने वाले रोगों की रोकथाम के लिए प्रत्येक घर में पीने लायक जल की व्यवस्था करना, अपरंपरागत ईंधन के स्रोत जैसे कि पवन तथा सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना। ये कुछ उद्देश्य हैं स्वच्छ भारत मिशन के, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये हमने देख लिए थे, नहीं देखे थे। देखो भारत में साक्षरता दर की बात करेगा, लिटरेसी रेट इन इंडिया। ओके, 2011 के आंकड़े हैं। अब देखो एक साइड तो कुल साक्षरता दे रखी है, एक साइड स्त्री साक्षरता दे रखी है। ठीक है, पुरुषों को इंक्लूड नहीं किया गया, बड़े ही भेदभाव करते हैं, चलो कोई बात नहीं, सह लेंगे हम। देखो भारत जो है ना 2011 के आंकड़ों के अनुसार जो भारत में कुल साक्षरता है 74.04% है और स्त्री साक्षरता है वो 65.46% है। ठीक है,
अपने अपने राज्यों का आप देख लीजिएगा। मेरा राज्य राजस्थान है तो हम राजस्थान का देख लेते हैं। देखो राजस्थान में जो कुल साक्षरता है वो 67.06% है, जबकि महिला साक्षरता 52.66%। 2011 के आंकड़े हैं, अब तो आंकड़े बदल गए हैं, तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो ये सारणी में फैक्ट हैं, ये उसको आप एक बार पढ़िएगा और याद करिएगा, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं अपन। हमने स्वास्थ्य सूचक देखे, आर्थिक सूचक देखे, अब हमारे सूचक आएंगे सामाजिक सशक्तिकरण के सूचक, ठीक है। इसमें भी कुछ इंटरेस्टिंग बातें मिलेंगी अपने को, वो हम देखेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो शुरू करें सामाजिक सशक्तिकरण के सूचक, ठीक है। अब देखो विकास मुक्ति है, विकास मुक्ति है, किस चीज़ से मुक्ति है वो हम आगे देखते हैं। भूख, गरीबी, दासता, बंधुआकरण, अज्ञानता, निरक्षरता और किसी अन्य प्रकार की प्रबलता से मुक्ति मानव विकास की कुंजी है। देखो मानव विकास होगा तो इन सब रीतियों तो क्या बोलेंगे, इन सब चीज़ों से हमें मुक्ति मिलेगी, ठीक है। वास्तविक अर्थों में मुक्ति तभी संभव है जब लोग समाज में अपने सामर्थ्यों और विकल्पों के प्रयोग के लिए सशक्त हों और प्रतिभागिता करें। देखो विकास ऐसे ही नहीं हो जाएगा, विकास होने के लिए हर एक बंदे को पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा, हर एक बंदे को अपना बेस्ट देना ही पड़ेगा, तभी विकास संभव है, तभी सभी का कल्याण संभव है। देखो मोटिवेशन भी आता है ना अपने आप। समाज और पर्यावरण के बारे में ज्ञान तक पहुंच ही मुक्ति का आधार है। देखो समाज के बारे में अगर अपने को ज्ञान नहीं है ना तो समाज सुधार अपने कर भी नहीं सकते। पर्यावरण के बारे में अगर अपने को ज्ञान नहीं है ना तो पर्यावरण प्रदूषण को हम ख़त्म कर भी नहीं सकते। तो सबसे पहले तो हमें ज्ञान लेने की ज़रूरत है, जो हम ले रहे हैं NCERT के माध्यम से, ओके। ज्ञान और मुक्ति का रास्ता साक्षरता से होकर ही जाता है, तो हमें हमारी लिटरेसी रेट बढ़ानी होगी। हमने केरल का उदाहरण पढ़ा ही था, वहाँ लिटरेसी रेट ज़्यादा है तो लिंगानुपात भी ज़्यादा है। ऊपर यानी नॉर्थ के इलाकों में लिंगानुपात कम है। क्यों कम है? क्योंकि वहाँ पर साक्षरता भी कम है, ठीक है। तो भैया साक्षरता बढ़ाओ, पार्टिसिपेट करो, पढ़ो, लिखो और ऐश करो, ओके। देखो भारत में साक्षरों का प्रतिशत दर्शाती तालिका 3.3 के रोचक विशेषताओं को उजागर करती है। जो हमने ऊपर तालिका देखी थी ना साक्षरता के बारे में, उसकी कुछ रोचक विशेषताएं हैं, उसको हम देखेंगे। देखो भारत में कुल साक्षरता लगभग 74.04% है, जबकि स्त्री की साक्षरता 65.46% है। 2011 के आंकड़ों के अनुसार ये हम देख चुके हैं। दक्षिण भारत के अधिकांश राज्यों में कुल साक्षरता तथा महिला साक्षरता राष्ट्रीय औसत से ऊंची है। देखो राष्ट्रीय जो औसत है ना, दक्षिण भारत के राज्य है ना, उनकी अगर औसत निकाला जाए ना तो राष्ट्रीय औसत से ऊंचा जाता है महिला साक्षरता में भी और पुरुष साक्षरता में भी, ठीक है। वही बात आ जाती है क्योंकि वहाँ लिटरेसी रेट ज़्यादा है, ठीक है। भारत के राज्यों में साक्षरता दर के व्यापक प्रादेशिक असमानता पाई जाती है। जैसे बिहार जैसे भी राज्य हैं जहाँ पर तो 63.82% ही साक्षरता है, और केरल और मिजोरम जैसे राज्य भी है जहाँ क्रम से 93.09 केरल में और 91.58 मिजोरम में साक्षरता है। तो यहाँ पर विषमता भी भारत में पाई जा रही है, ठीक है। अरे भारत तो विविधता वाला देश है, यहाँ कहाँ ही विषमता नहीं पाई जाती, हर जगह विषमता पाई जाती है, ठीक है। स्थानिक भिन्नताओं के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों और स्त्रियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, कृषि मजदूरों इत्यादि जैसे हमारे समाज की सीमांत वर्गों में साक्षरता का प्रतिशत बहुत कम है। देखो स्त्री साक्षरता कुछ भी कह लो, हमारे साथ स्त्रियों में भेदभाव तो हुआ ही है, जिसके कारण स्त्रियों में साक्षरता पुरुषों के मुकाबले कम पाई जाती है। इसी प्रकार अनुसूचित जातियों में भेदभाव हुआ है, हम जानते ही जातिवाद कितनी बुरी चीज़ होती है। तो यहाँ पर भी साक्षरता अनुसूचित जातियों में कम है, अनुसूचित जनजातियों में भी कम है, कृषि मजदूरों में भी कम है। ये कुछ ऐसे वर्ग है जहाँ पे हमें विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, और ताकि यहाँ पर भी साक्षरता दर हम ऊंची कर सकें और हर एक नागरिक देश का साक्षर हो सके और देश को ऊंचाइयों तक लेके जाया जा सके। यहाँ पर उल्लेखनीय है कि यद्यपि सीमांत वर्गों में साक्षरों का प्रतिशत सुधरा है, तथापि धनी और सीमांत वर्गों की जनसंख्या के बीच अंतर समय के साथ बढ़ा है।
देखो साक्षरता तो सुधरी है, हमने प्रूफ किया है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन एक बैड पॉइंट यह भी कह लो कि धनी और सीमांत वर्गों की जो जनसंख्या के बीच अंतर बढ़ गया है, यानी धनी तो धनी होते चले जा रहे हैं और निर्धन निर्धन ही रह जाता है। क्यों? आप घुमा फिरा के साक्षरता भी इसका एक कारण बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि अगर निर्धन को हम प्रॉपर साक्षर नहीं कर पा रहे तो वो अपनी अपॉर्चुनिटी कैसे ग्रैब कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना, तो निर्धन ही रह जाएगा। और अमीर के पास इतना पैसा है, वो अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को भेज सकता है, तो उसके बच्चे की लिटरेसी रेट अच्छी हो जाएगी, साक्षरता दर ऊंची हो जाएगी। तो देखो अमीर तो और अमीर बन रहा है, गरीब पीछे रह जाता है। तो इसके जो बीच का गैप है ना अमीरों और गरीबों के बीच का, वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जो बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय है भारत के लिए, ठीक है। तो देखो हमने 3 सूचक भी कर लिए, आर्थिक सूचक किए, सामाजिक सूचक किए और एक हमने आर्थिक सूचक किए थे, सामाजिक सूचक किए थे। देखो याददाश्त मेरी कमज़ोर हो रही है, दवाइयाँ लेने की ज़रूरत है। देखो सामाजिक सशक्तिकरण के सूचक कर लिए हमने स्वस्थ जीवन के सूचक कर लिए और आर्थिक सूचक कर लिए, ठीक है। तो इसको एक बार आप अपनी तरफ से भी कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम आगे इस चैप्टर को करते हैं। देखो आगे ये चैप्टर क्या कहता है। यार ये वीडियो काफ़ी बड़ी बन चुकी है, 36 मिनट की हो चुकी है, तो मेरे हिसाब से हमें यहीं विराम देना चाहिए, नहीं तो अपलोड में दिक्कत आ सकती है। तो इस चैप्टर के भी मैं 3 पार्ट बना दूंगा, ये सेकंड पार्ट है। अगले पार्ट में हम भारत में मानव विकास की सूचकांक करेंगे। ओके, धन्यवाद, ध्यान रखिएगा सब अपना, कमेंट कर दीजिएगा, अच्छा लगेगा। धन्यवाद।